सभी लोग आ गए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास है वो है आज हमारी आर्थिक सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे 2024 और 2025 जो आया है। इससे पहले हमारी पॉलिटिकल इवेंट्स की क्लासेस हो चुकी हैं। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था मध्य प्रदेश कैबिनेट मिशन, मध्य प्रदेश कैबिनेट निर्णय, जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए गए। उसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके कुछ देश थे, अन्य राज्य और संस्थाओं के साथ कुछ प्रमुख समझौते हुए थे, एमओयू हुए थे, वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे प्रमुख अधिनियम जो कैबिनेट द्वारा कुछ पिछले 1.5-2 साल में जो पारित किए गए हैं, जो एक्ट आए हैं, उनको हमने देखा था। उसके बाद देखा था जो नवीन जिले और तहसीलों का निर्माण हुआ है। नवीन जिलों में मऊगंज था, 53वां जिला, 54वां जिला पंडरना था और 55वां जो जिला था वो मैहर था। तो इस तरीके से हमने जिलों को देखा था, तहसीलों का निर्माण देखा। कुछ प्रस्तावित जिले थे और तहसीलें थी, जैसे कि अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा से एक जुन्नार देव जिले का जिला प्रस्तावित है, सागर जिले से बीना है। इस तरीके से हमने पिछले क्लास में देखा था। तो आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा आर्थिक परिदृश्य, और आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत जो हमारी पहली क्लास होगी वो है मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। जो ये बजट है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आज हमारी हमारी दो क्लासेस होंगी, एक आज होगी और एक नेक्स्ट कल क्लास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख योजनाएं, जो मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाएं चल रही हैं और मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। इन दो क्लास को देखने के बाद पहले तो हम आर्थिक सर्वेक्षण को कंप्लीट करेंगे, देन हम जाएंगे इन दोनों पे, जो कि केंद्रीय योजनाएं और राज्य की प्रमुख योजनाएं मध्य प्रदेश राज्य की। इन्हें देखने के बाद फिर हम मध्य प्रदेश का बजट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला है टॉपिक है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25। मध्य प्रदेश किसी भी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम जीडीपी देखते हैं कि उस राज्य की जीडीपी क्या है, जिससे हमें उसके अर्थव्यवस्था का पता चलता है, उसके आर्थिक हालातों का पता चलता है। तो मध्य प्रदेश ने एक टारगेट सेट किया है 2028-29 के लिए कि जो उसकी जीडीपी 2023 और 24 में थी उससे वो उसको दोगुना करके लेके जाएगा। तो अगर हम बात करें 2023-24 में जो मध्य प्रदेश की जीडीपी थी, जीडीपी, जीएसडीपी, ठीक है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ पे जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के लिए, तो उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है। तो जो 2023 और 24 में जो जीडीपी थी, राज्य की जीएसडीपी थी मध्य प्रदेश की, वो थी 13,54,000, ठीक है। हमें क्या करना है, मध्य प्रदेश का जो टारगेट है वो क्या है, 2028-29 तक जीएसडीपी को डबल करना। तो इसका जो टारगेट जो 2028-29 के लिए सेट किया गया है वो है 27 दशमलव 2 लाख करोड़ जीडीपी जीएसडीपी को पहुंचाने का है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके 2023-24 का, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा है, जो 2023-24 का जो जीएसडीपी था वो 13.5 लाख करोड़ था। 2024-25 में ये 15.03 लाख करोड़ हो गया, और जो 25-26 में जो अनुमानित है वो 16.49 लाख करोड़ इसका जीएसडीपी अनुमानित है, ठीक। ये जो जीएसडीपी की हम बात कर रहे हैं, ये जीएसडीपी है प्रचलित भाव पे, ठीक है। जीएसडीपी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है, जीएसडीपी को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है, एक तरीका जो है वो होता है प्रचलित दर पे। प्रचलित प्रचलित दर या प्रचलित भाव का मतलब क्या है, जो अभी कमोडिटीज के प्राइस चल रहे हैं, कोई भी कमोडिटी है उसके जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, जो वर्तमान प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जीएसडीपी की गणना करना, ठीक। दूसरा होता है स्थिर भाव पे जीएसडीपी। स्थिर भाव क्या होता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था एक फेयर काउंटिंग के लिए एक आधार वर्ष तय करती है। वो चेंजेस होते रहते हैं धीरे धीरे करके, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आधार वर्ष में भी चेंजेस होते रहते हैं। तो भारत में जो अभी आधार वर्ष है वो 2011 और 12 है, सभी को पता होगा, क्योंकि ये पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस हुई थी उसमें आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा कि जीएसडीपी क्या है, स्थिर भाव क्या है, प्रचलित भाव क्या है, ठीक है। ये सब पढ़ाए जा चुके हैं आप लोगों को।
तो जो 2011 जो स्थिर भाव है 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पे जो जीएसडीपी की गणना की गई है वो 2024-25 में कितना है 7.12 लाख करोड़ है। ठीक, प्रचलित भाव पे कितना है 15.03 लाख करोड़ 2025 24-25 में। अनुमानित कितना है 25-26 के लिए वो है 16.49 लाख करोड़। और जो सबसे पहले मैंने बात बताई कि 2028 में जीडीपी को डबल करना है वो कितना है 27.2 लाख करोड़। ये जो 27.2 लाख करोड़ है इस फैक्ट को याद रखना है आपको, इस सन को याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, जो मध्य प्रदेश राज्य है, उसने अपने जीएसडीपी को कितना टारगेट सेट किया है, किस वर्ष के लिए कितना टारगेट सेट है। तो 2028 और 2029 2028 और 2029 के लिए जो टारगेट सेट किया है वो कितना है डबल करना है 2023 और 24 की अपेक्षा। ठीक, इस चीज को याद रखना है। प्रचलित भाव पे जो जीएसडीपी है उसके उसमें जो वृद्धि हुई है वो है 11.05% की प्रचलित भाव पे, याद रखना है। जो प्रचलित भाव पे जो पिछले साल की अपेक्षा जो 2023-24 में 13.5 लाख करोड़ है उससे 11.05% की वृद्धि हुई है इस वर्ष के लिए 2024-25 के लिए। और अगर हम स्थिर भाव पे जीएसडीपी की वृद्धि का अगर वृद्धि देखते हैं तो ये 2024-25 में 6.05% की वृद्धि देखी गई है। तो ये जो डेटा है इसको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है सार्वजनिक वित्त की अगर हम बात करें, पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो 2024-25 में जो राजस्व अधिशेष है, रेवेन्यू जो सरप्लस है वो 1700 करोड़ रुपए का रहा है। जो रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, जो राजस्व मिला है वो सरप्लस में गया है, वो रहा है 1700 करोड़ रुपए का। ठीक, 2024-25 में अगर हम जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो जीडीपी का 4.11% रहने का अनुमान है। क्योंकि अभी इसके जो फाइनल डेटा है वो नेक्स्ट वाली जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगी 25-26 की उसमें आएंगे। तो जो संभावित राजकोषीय घाटा है 2024-25 के लिए वो 4.11 है। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है जो अनुमानित रखा गया है। जो 15वां वित्त आयोग है 2000 जिसने 2023-24 और से लेकर के 2025-26 के लिए जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उसकी सीमा 3% रखने की अनुशंसा की है, लेकिन जो है कितना 4.11। किसने अनुशंसा की है तो 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि 2023-24 से लेकर के 2025-26 के बीच में जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उसको 3% के आसपास रखा जाए, इतना ही रहना चाहिए। लेकिन इतना ना होकर के जो अनुमान है 24-25 में वो कितना है 4.11% का। ठीक, कुल प्राप्तियां, अगर हम कुल प्राप्तियों की बात करें तो 2020-21 से लेकर के 2024-25 के बीच में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा जो है वो 74.19 से लेकर के 83.99 रहा है। सबसे पहले हम प्राप्तियां समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, कुल प्राप्तियां क्या होती हैं? कुल प्राप्तियां होती हैं राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जो कैपिटल है और जो रेवेन्यू है, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाती है कुल प्राप्तियां होती हैं। जो राजस्व प्राप्तियां हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं टैक्स आते हैं, मेनली टैक्स ही होता है। इसके बाद जो राज्य है तो केंद्र सरकार के जो कर हैं उसमें इसकी हिस्सेदारी है वो भी राजस्व में ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे देखा जाता है। तो 2020-21 से लेकर के 2024-25 के बीच में जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी कितनी कितनी रही है 74.19% से लेकर के 83.99% तक रही है। ठीक, इसी तरीके से जो नेक्स्ट फैक्ट है 2020-21 से लेकर के 24-25 के बीच में कुल प्राप्तियों का राज्य की जीडीपी जीएसडीपी के रूप में कितने प्रतिशत है। जो प्राप्तियां प्राप्त जो हुई हैं, जो कुल प्राप्तियां हैं राज्य की, वो राज्य की जीएसडीपी के से कितने प्रतिशत है तो वो 18.36 से लेकर के 21.691% तक रही हैं। इसी तरीके से जो 2020 और 21 से लेकर के 2024-25 के बीच में जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो राज्य की जीएसडीपी के रूप में, सबसे पहले हमने क्या देखा कुल प्राप्तियां। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी का कितना रहा है 15.31 से लेकर के 17.30% तक रहा है।
ठीक है, इस फैक्ट को याद रख लेना, याद कर लेना। जो कुल प्राप्तियां होती हैं वो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, इन दोनों को मिला करके कुल प्राप्तियां होती हैं। कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2024-25 में जो कुल राजस्व है उसमें 16.62% की वृद्धि होने की उम्मीद है। जो कर राजस्व है वो 2024-25 में, कि अभी डेटा तो फाइनल डेटा तो आए नहीं है, जो कि अगली वाली आर्थिक समीक्षा में आएंगे। तो उसमें जो उम्मीद रखी गई है, जो अनुमान लगाया गया है, वो 16.62% का अनुमान है कि जो कुल कर राजस्व है, जो टैक्स रेवेन्यू है, उसमें 16.62% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रति व्यक्ति शुद्ध आय। अगर हम प्रति व्यक्ति शुद्ध आय की जो गणना है, ये भी दो तरीके से होती है, प्रचलित भाव और स्थिर भाव। स्थिर भाव में क्या है, जो आधार वर्ष है 2011-12 को लिया गया, उसके आधार पे। तो 2011-12 में जो प्रचलित भाव पर जो शुद्ध व्यक्ति आय थी वो थी 38,497। ठीक। 2024-25 में जो अग्रिम अनुमान है वो है 1,52,615 रुपया प्रति व्यक्ति आय है मध्य प्रदेश की, इतना अनुमान किया गया है। इसी तरीके से अगर हम शुद्ध जो स्थिर भाव उस पे देखें तो 2024-25 में जो शुद्ध आय है वो है 70,434 रुपये। इस डेटा को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय है वो प्रचलित भाव पे कितनी है, तो 1,52,615 रुपये है, जबकि स्थिर भाव पे कितनी है, 70,434 रुपये है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था में GSBA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन GSBA, राज्य का GSBA क्षेत्रीय योगदान। अगर हम इसकी बात करें सेक्टर वाइज, हम GSBA में योगदान की बात करें, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि है, पशुपालन है, खनन है, इनका जो GSBA है उसमें हिस्सेदारी कितनी है, 2023-24 में ये हिस्सेदारी 44.55 थी, जो कि 2024-25 में घट करके 44.36% हो गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में जो 2023-24 में जो इसकी हिस्सेदारी 19.36% थी, वो घट करके 19.03% हो गई है। तृतीयक अगर हम क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो GSBA का, जो GSBA में जो ट्रेजरी क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उसका जो योगदान था 36.09%, ये बढ़ करके 2024-25 में 36.61% हो गया है। ठीक है, चलिए, जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, उसके GSBA में जो क्षेत्रीय योगदान पे हम देख रहे थे, तो जो क्षेत्रीय योगदान है इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो कि कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, खनन हुआ, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो योगदान 2023-24 में 44% था, ये घट करके 2024-25 जो है उसमें 44.36% हो गया है। ठीक है, अभी 1 नवंबर 2025 को एक रोड मैप जारी किया गया, एक @ 2027 विकसित मध्य प्रदेश करके एक रोड मैप आया है। उस रोड मैप में कहा गया है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र की GSBA में जो हिस्सेदारी है, जो कि 44% है अभी, इस हिस्सेदारी को कम करके 24 से लेकर के 26% के बीच में लेकर के आना है। कहने का अर्थ ये है कि जो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसको कम करके 24 से 26% के बीच में लेके आना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, इसको कम करना है। कहने का अर्थ यह है कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है, जिसमें सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र हो गया और विनिर्माण क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है, मतलब इनका विकास करना है। किसी भी जो ये रोड मैप है ये विकसित मध्य प्रदेश के लिए, जो कोई भी अगर विकसित अर्थव्यवस्था होती है तो उस अर्थव्यवस्था में जो कृषि या जो प्राथमिक जो क्रियाकलाप है उनकी हिस्सेदारी कम होती है, सबसे कम उन्हीं की हिस्सेदारी होती है। और जो द्वितीयक और सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र कौन सा हो गया, तृतीयक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी अधिक होती है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश के रूप में लेके जाना है तो उसके लिए
प्राथमिक जो क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी को कम करना है, और द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र है, सेवा और विनिर्माण की जो जो क्षेत्र है, इनको बढ़ाना होगा। तो इसीलिए जो एमपी सरकार है उसने प्राथमिक क्षेत्र को, जो प्राथमिक क्षेत्र है इसकी हिस्सेदारी 2047 तक 24 से 26% करने की जो अपना जो टारगेट रखा है वो है इसका। ठीक, अगर हम सेकंड बात करें द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र की जो 23-24 में जो हिस्सेदारी थी वो 19.36% थी, जो कि 2024-25 में घट के कितना हो गया, 19.03% हो गई है। ठीक, मध्य जो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार है उसने द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है। तो एक क्षेत्र है विनिर्माण, ठीक है, जिसका कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है विनिर्माण, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है विद्युत, गैस एवं जल। तीसरा जो क्षेत्र है वो है निर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो जो विकसित मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है उसमें कहा गया है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र है, जिसकी हिस्सेदारी अभी 0.75% है। इसको लिख लेते हैं एक बार। दिख रहा है सभी को पीछे? दिख रहा है? जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जो सेक्टर हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है विनिर्माण, सेकंड है विद्युत, गैस एवं जल, और जो थर्ड है वो है निर्माण। ठीक, जो विनिर्माण है इसकी जो हिस्सेदारी है द्वितीय क्षेत्र का, जो ये 19.36% है, इसमें 7.05% की हिस्सेदारी है। विद्युत, गैस एवं जल के अंतर्गत जो हिस्सेदारी है वो 2.95% की है, और निर्माण के अंतर्गत जो है वो 9.03% इसकी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो जो ये निर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है 7.05% वाला, इसकी हिस्सेदारी को बढ़ा करके 22% करना है। ये टारगेट है एमपी सरकार का 2047 तक। एमपी विकसित जो रोड मैप है एट द रेट 47 विकसित मध्य प्रदेश, उसके अधीन इसको टारगेट को सेट किया गया। तो ये जो टारगेट है ये आपकी आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं दिए, लेकिन जो अभी 1 नवंबर 2025 को जो इसका जो रोड मैप जारी किया गया है उसमें है। तो इस चीज़ को याद रखना, और ये एग्जाम के लिए जो रोड मैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2020 में याद होगा एक जब शिवराज सरकार थी तो वो एक रोड मैप लेके आई थी 3 साल के लिए, तो उसी का ये कह सकते हैं कि आगे का भाग है। जो ये 1 नवंबर को पारित हुआ है, जो रोड मैप जारी किया गया है विकसित मध्य प्रदेश का, तो ये उसी का एक भाग के तरीके से उसे आगे बढ़ाया गया। ठीक है, पहले जो आया था वो 3 साल के लिए आया था, अब जो है वो 2047 तक के लिए है, जिसमें टारगेट सेट है। हम तीसरे की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो है उसकी जो हिस्सेदारी है अभी वो है 36.61%। ठीक है, जिसमें कि बढ़ोतरी हुई है पिछले साल की अपेक्षा। तो 2047 तक इसको जो जो टारगेट रखा गया वो 49 से लेकर के 52-53% तक का टारगेट सेट किया गया है, कि जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, जीएसबीए है, उसमें तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ा करके 49 से लेकर के 53% की जाएगी, ऐसा टारगेट रखा गया। तो ये जो टारगेट है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के लिए 2047 के जो टारगेट है इनको एक बार लिख लीजिए, जिससे कि याद बना रहेगा। बाकी आने वाली क्लासों में मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में जो टारगेट है वो 24 से लेकर के 26% का है, इसको कम करना है। इसमें जो विनिर्माण का क्षेत्र है उसको 22% तक लेकर के आना है, और जो तीसरा क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है 49%, 49 से लेकर के 53% तक इसको बढ़ा के लेकर के जानी है। ठीक, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग और वित्तीय संस्थान। अगर हम प्रदेश में बैंकिंग संस्थाओं की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में सितंबर 2024 तक कुल 8,546 शाखाएं हैं अभी तक। जो बैंकिंग जो शाखाएं हैं उसकी कुल 8,586 कुल शाखाएं हैं अभी तक, जिनमें से 33% जो शाखाएं हैं, बैंक शाखाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है,
और 67% जो बैंक की शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं बैंक की, वो अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश में जो बैंकें हैं उनको हम देख लेते हैं, जिनकी जो मध्य प्रदेश में बैंकें हैं जो काम कर रही हैं, उसमें 33 शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, एक राज्य सहकारी बैंक है, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, और 8 जो है वो लघु वित्त बैंक है, और एक भुगतान बैंक है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, जो इंडिया पोस्ट का है, जो पोस्ट ऑफिसेस है उनका एक बैंक है जो काम कर रहा है। एक फैक्ट याद रखना, ये जो फैक्ट है आपको, ये मैंने आर्थिक जो सर्वेक्षण है मध्य प्रदेश की उसके उससे दिया है, लेकिन उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुआ है, उसमें ये है कि जो ये 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, ये जो 2 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, ये कौन कौन सी हैं, लिख लीजिए। पहला था मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तो जो दूसरी थी वो थी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 1 मई 2025 को इस आर्थिक सर्वेक्षण के आने के बाद इन दोनों बैंकों को मर्ज कर करके एक बैंक कर दिया गया है। ठीक है, और उसका जो नाम है वो रख दिया गया मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से याद रखना है, इस जगह पे आप एक कर लीजिए नए डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप एक कर लीजिए और याद रखिए कि पहले जो 2 क्षेत्रीय बैंकें थी, एक मध्यांचल ग्रामीण बैंक और दूसरी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 1 मई 2025 को, और अब इस जो बैंक है उसको, जो नई बैंक है उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है ये एक जो दिया हुआ है, इसको याद रखना है कि जो जनधन योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई, उसके तहत अब तक मध्य प्रदेश में 4.44 करोड़ अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। जो ये अकाउंट ओपन किए गए हैं, इनमें से 56% महिलाएं हैं, जो खाता धारक हैं वो 56% महिलाएं हैं, और जो जनधन के खाते खुले हैं उनमें से 61% जो खाते हैं वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके हैं अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एक डेटा था जो कि याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने 3 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा हैं उनके स्वरोजगार के लिए 3 नई योजनाओं की मंजूरी दी है। तो ये जो पहली योजना है वो है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, लिख लीजिए। जो पहली योजना है वो है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, BBMSY। दूसरी जो योजना है वो है तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, TMAKY। और जो तीसरी योजना है वो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना अनुदान योजना। इसका जो नाम है वो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना अनुदान योजना। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में था कि जो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए 3 मंत्रिपरिषद ने नई 3 योजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये 3 योजनाएं थी, इनको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास पे। ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से ज्योग्राफी में के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, तो वहाँ पे ये जो आपका जो डेटा है वो करंट से अगर आप उसको जोड़ लेते हैं तो अद्यतन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये करंट का डेटा, इसको याद रखना है। जो भी आपके पहले फैक्ट लिखाए गए अगर कोई चेंजेस आए हैं तो इस फैक्ट के साथ में उसको चेंजेस कर लेना। ठीक है, तो पहला है 2023-24 अंतिम अनुमानों के अनुसार जो उत्पादन है पिछले वर्ष की तुलना में है। जो 22-23 जो था उसके तुलना में देखा गया है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कितनी कमी आई है। तो अगर हम खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें, तो खाद्यान्न उत्पादन में 1.15% की पिछले साल की अपेक्षा कमी आई है। जबकि क्षेत्रफल जो है खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसमें 2.48% की वृद्धि हुई है। ठीक, अगर हम दलहन की बात करें तो दलहन के उत्पादन में 35.26% उत्पादन में वृद्धि हुई है, और जो क्षेत्रफल है जो दलहन के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसमें 24.94% की भी वृद्धि देखी गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो दलहन के तहत जो उत्पादन हुआ है और जो उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल था जिसके अंतर्गत ये बोई गई थी फसलें,
उन दोनों में वृद्धि हुई है। ठीक, इसी तरीके से तिलहन में हुआ है। तिलहन के उत्पादन में भी पिछले साल की अपेक्षा 7.08% की वृद्धि हुई है और जो क्षेत्रफल है उसमें 1.98% की वृद्धि देखी गई है। ठीक, मध्य प्रदेश की दो वाणिज्यिक फसलें, एक गन्ना और दूसरी कपास, सबको पता है। तो जो गन्ना है उसके उत्पादन में कमी आई है पिछले साल की अपेक्षा अगर देखें तो -3.19% की कमी आई है। और जो कपास है, कपास में भी गिरावट देखी गई है, 1.91% उसके उत्पादन में कमी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक फसलें हैं उनमें पिछले साल की अपेक्षा इस साल दोनों में के उत्पादन में गिरावट देखी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के खाद्यान्न में भी गिरावट आई है। बाकी तिलहन और जो तिलहन का जो उत्पादन है वो पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है दोनों जगह। दलहन में तो अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, तिलहन में भी एक सही सी उत्पादन में वृद्धि देखी गई। ठीक, दलहन में कितनी है, 35.26% का उत्पादन बढ़ा है। अगर हम खाद्यान्न के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें देखें, जो खाद्यान्न है इसके अंतर्गत हम सब मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें देखें तो वो कौन सी हैं? धान, मक्का और गेहूं। धान है, मक्का है और गेहूं है। धान और मक्का के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन जो गेहूं का उत्पादन है उसमें कमी आई है। धान के उत्पादन में 8.40% की वृद्धि हुई है, मक्का के उत्पादन में 6.75% की वृद्धि हुई है, जबकि जो गेहूं है उसके उत्पादन में लगभग 6% की गिरावट देखी गई है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जो प्रमुख दलहन फसलें हैं उनमें तुअर है, मतलब अरहर हो गया, चना हो गया, उर्द है, मूंग है, मसूर, मटर। तो इसमें जो उर्द है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई है और जो मूंग है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। हुआ ये है कि जो उर्द के अंतर्गत जो क्षेत्रफल था उसमें भी गिरावट देखी गई है और मूंग की बुवाई इस साल कुछ ज़्यादा हुई थी और उर्द की जो बुवाई थी वो कम हुई थी, इसलिए भी ये जो उत्पादन है उसमें गिरावट आई है। ठीक, इसी तरीके से मटर के साथ हुआ है कि मटर का जो क्षेत्र है वो भी कम हुआ है और जो उत्पादन है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। और जो ये शिफ्ट हुआ है ये मूंग की तरफ शिफ्ट हो गया है, जो ये क्षेत्रफल था जिसमें बुवाई होती थी वो मूंग की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब मूंग इस बार ज़्यादा बोई गई थी। जो तुअर है अगर उसमें देखें तो पिछले साल की अपेक्षा लगभग 6% की गिरावट है। चना की बात करें तो मोटा मोटी आधा परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। उर्द की बात करें तो एक अच्छी खासी गिरावट है जो कि लगभग 31.65% या 32% कह सकते हैं इसको। मूंग मूंग उत्पादन में भी पिछले साल की अपेक्षा 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। मसूर में भी उत्पादन में वृद्धि हुई है लगभग 10% की। और मटर की हम बात करें तो लगभग 8.5% की गिरावट देखी गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की अगर हम तिलहन की प्रमुख फसलों की बात करें तो सबसे जो प्रमुख फसलें हैं उसमें पहला है सरसों, जो कि राई सरसों और सोयाबीन, ये दो प्रमुख फसलें हैं। सोयाबीन के लिए तो पता ही होगा सबको कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, याद है ना? चलिए, तो जो सरसों है और जो सोयाबीन है दोनों ही तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो जो सरसों है उसमें 4.34% की वृद्धि देखी गई है और जो सोयाबीन है वो 8% की वृद्धि हुई है इसके उत्पादन में। ठीक है, वाणिज्यिक फसलों का मैंने बता ही दिया कि जो गन्ना और कपास दो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं मध्य प्रदेश की और दोनों के उत्पादन में गिरावट देखी गई है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक, इस डेटा को याद रखना है। नेक्स्ट है मसाले। बागवानी फसलों के अंतर्गत हम देखें तो मसाला है, सब्जियां हैं, फल है और फूल है, फूल भी आते हैं। ठीक है, तो जो मसाला है तो मसाले के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 9.16 लाख हेक्टेयर था इस बार। जो जिस क्षेत्र में मसाले की बुवाई हुई है वो 9.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है और जो मसाले का उत्पादन हुआ है वो 56.49 लाख मीट्रिक टन हुआ है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल इसके सब्जियों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख हेक्टेयर है और जो उत्पादन हुआ है वो लगभग 254.49 लाख मीट्रिक टन हुआ है। फलों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी क्षेत्रफल बढ़ा है और ये जो क्षेत्रफल था वो 4.76 लाख हेक्टेयर था। और वहीं अगर हम फलों के उत्पादन की बात करें तो 100 लाख मीट्रिक टन से इसका ज़्यादा हुआ है उत्पादन। अगर हम बात करें तो 100 लाख टन से मीट्रिक टन से ज़्यादा का उत्पादन हुआ है। मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख जो मसाले हैं, मसाले वाली जो फसलें उसमें लाल मिर्च है, लहसुन है, धनिया और अदरक है। ये चार प्रमुख फसलें हैं मध्य प्रदेश में जो मसाले की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। वो कौन सी हैं? लाल मिर्च है, लहसुन है, धनिया है और अदरक है। ठीक है,
आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके सभी बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं उनमें ये जो चारों हैं, लाल मिर्च हो गई, लहसुन, धनिया और अदरक, ये किस किस जिले का ओपीओडी के अंतर्गत शामिल किया किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख सब्जियां। जो प्रमुख सब्जियां हैं वो आलू, टमाटर और प्याज है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सब्जियां हैं वो आलू, टमाटर और प्याज हैं। आलू, टमाटर, प्याज की सब्जी। प्रमुख फूलों का क्षेत्र अगर हम बात करें और उत्पादन, प्रमुख औषधियों का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन ईसबगोल का रहा है। जो सबसे जो प्रमुख फूल और जो औषधीय पौधों में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो ईसबगोल का रहा है। ये एक औषधि है कहने के लिए। और इसके बाद जो है वो अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये भी दोनों औषधीय पौधे हैं जिनका उत्पादन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पशुपालन एवं डेयरी। तो मध्य प्रदेश जो है वो दूध उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य है, ये याद रखना है। प्रथम कौन सा है? मध्य प्रदेश, वो यूपी है। ठीक, सेकंड आप कमेंट करके बताएंगे। 2020-21 और 22-23 के दौरान जो दूध का उत्पादन हुआ वो 2020-21 में जो उत्पादन था, लिख लेते हैं। 2020-21 21-22 में जो उत्पादन था वो था 201 लाख टन। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं। 2021-22 में जो दूध का उत्पादन हुआ वो 201.22 लाख टन था। ठीक, 2022-23 में जो उत्पादन हुआ है वो 213 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जो कि 5.98% की वृद्धि को दिखाता है। 2021 और 21-22 की अपेक्षा 2000 जो 22-23 का ईयर है उसमें दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो कि कितने हैं? 5.95, जो 5.98% की वृद्धि है। ठीक है, 2023-24 की अगर हम बात करें और प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता की बात करें मध्य प्रदेश में, तो वो 652 ग्राम प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को जो दूध की उपलब्धता है वो 652 ग्राम प्रतिदिन है, जो कि एक सही क्वांटिटी है। अगर 2023-24 में दुग्ध उत्पादन में हम हिस्सेदारी की बात करें कि किस जानवर के थ्रू कितने परसेंटेज दूध उत्पादित हुआ, जो कुल दूध उत्पादन हुआ उसमें किस प्रजाति के जानवर का सबसे ज़्यादा हिस्सा था, तो वो भैंसों के द्वारा हुआ। जो बफेलो हैं वो 48% दूध उन्हीं से हुआ है, और जो गाय हैं उनसे 32% दूध का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे लिए तो मध्य प्रदेश ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम सभी को देख लेंगे। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो प्रथम उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो है पंजाब। ये डेटा याद रखना। जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, डेटा याद रखना चाहिए। मक्का उत्पादन में जो पहला राज्य है वो कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा मध्य प्रदेश है। ठीक, याद रखना है। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान है, जो कि कुल मोटे अनाज का 16.26% अकेले उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा है उसमें मध्य प्रदेश को तीसरे नंबर पे दिया गया है, लेकिन जो नया डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश है अब वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, याद रखना है। चना की अगर हम बात करें, चने में मध्य प्रदेश प्रथम उत्पादक राज्य है। भारत में जो सबसे ज़्यादा चना उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। सेकंड राजस्थान है, थर्ड महाराष्ट्र है और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगर हम मूंगफली उत्पादन की बात करें तो गुजरात पहला राज्य है, और यहाँ देश की लगभग ये मान लीजिए कि आधी आधी जो मूंगफली है वो उत्पादित होती है। लगभग 40% मूंगफली है वो अकेले गुजरात से उत्पादित होती है। सेकंड है राजस्थान, थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश। अगर हम रेपसीड और सरसों की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो राजस्थान है, सेकंड जो है वो मध्य प्रदेश है और तीसरा जो है हरियाणा है। ठीक, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोया प्रदेश के ही नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। सेकंड महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे जो है वो है राजस्थान। कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करें, ये जो सभी फसलें हैं
कुल खाद्यान्न के अंतर्गत आती हैं। अगर हम कुल खाद्यान्न की बात करें तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पंजाब तीसरे पे और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे कुल खाद्यान्न उत्पादन में। अगर हम कुल दालों के उत्पादन की बात करें, दलहन फसल के उत्पादन की बात करें, तो उसमें पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे राजस्थान है। तिलहन उत्पादन में जो जो तिल तिल है, तेल, जो तेल उत्पादन वाली जिनसे ऑयल निकलता है, ऑयल सीड्स में जो है उसमें सबसे पहला है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे महाराष्ट्र। ये जो लिस्ट है इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिलों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा जिला किस फसल के लिए सब सर्वाधिक उत्पादन वाला और न्यूनतम उत्पादन वाला है, जो कि आपकी आर्थिक सर्वेक्षण दो में जो दिया गया डेटा उसी को मैंने इसमें रखा है। तो जो धान है, धान के सबसे ज़्यादा जो उत्पादक जिला है वो रीवा है, मध्य प्रदेश का रीवा है। और जो सबसे कम जो धान उत्पादन वाला जो जिला है वो है आगर मालवा। ठीक है। सेकंड है ज्वार। ज्वार में सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है वो ग्वालियर है, और सबसे जो कम ज्वार का उत्पादन होता है वो है बालाघाट। बाजरा उत्पादन के मामले में मुरैना पहले नंबर पे है, मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा पहले नंबर पे है, कूंदो कुटकी में मांडला पहले नंबर पे है। अगर हम कुल अनाज की बात करें, जो ये फसलें हैं, ये कुल अनाज की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे वो है छिंदवाड़ा। ठीक है। और कुल अनाज में सबसे लास्ट नंबर पे कौन है? निवाड़ी। निवाड़ी सबसे छोटा भी जिला है। ठीक। उड़द की बात करें, जो कि दलहन की फसल है, दलहन के अंतर्गत आती है, तो उड़द के उत्पादन में सबसे जो पहला नाम है वो छिंदवाड़ा है, और मूंग के उत्पादन में जो है वो छतरपुर है। कुल दालों में के उत्पादन की अगर हम बात करें तो दमोह पहले नंबर पे है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक जिला है। कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो छतरपुर सबसे बड़ा, सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला है, और इंदौर सबसे कम खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। मूंगफली की अगर हम बात करें तो शिवपुरी है। राम तिल की बात करें तो ढिंडोरी है। और जो तिल है, तिल की अगर हम बात करें तो तिल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है छतरपुर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो है उज्जैन, और जो सबसे कम जहाँ उत्पादन होता है वो है सिंगरौली। सेकंड है अरंडी। अरंडी का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला है वो है बड़वानी। कुल तिलहन फसलों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बड़वानी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है तिलहन के लिए। कपास सबसे ज़्यादा उज्जैन में होता है। ठीक है। कुल खरीफ की बात करें तो वो है खरगोन। कुल खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो उसमें खरगोन सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में धार, जो धार जिला है वो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। कुल अनाज जो रबी की फसलें हैं, 3 तरीके की फसलें होती हैं भारत में, रबी, खरीफ और जायद। तो कुल अनाज के अंतर्गत अगर हम रबी की बात करें तो वो छतरपुर है सबसे बड़ा। चना में उज्जैन। मसूर सबसे बड़ा उत्पादक जिला, मसूर का उत्पादक सबसे बड़ा जिला कौन है? रायसेन है। राई सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है? विदिशा है। मटर का छतरपुर, अलसी, भिंड, और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो है मंदसौर। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ बागवानी फसलों का देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का बागवानी की जो फसलें हैं उन किस फसल में कौन सा स्थान है। अगर हम धनिया, धनिया, लौकी, टमाटर, फूल मसाले और संतरा की बात करें तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का इन 5 फसलों के, 5 बागवानी की फसलों के उत्पादन में। धनिया, लौकी, टमाटर, फूल मसाले और संतरा के मामले में। ठीक। मिर्च, मेथी, प्याज, अदरक और फूल गोभी के उत्पादन में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। हरी मिर्च, पपीता और कुल सब्जी उत्पादन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। बैंगन, खरबूजा और कुल फल उत्पादन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे आज के लिए जो कि याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ये फसल उत्पादन और राष्ट्र में जो हिस्सा है, जो भारत में मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जो कुछ जिले हैं जो किसी फसल उत्पादन में, इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला हिस्सा, और ये जो हिस्सा ये इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को तो भूलना ही नहीं है, एग्जाम से जाने से पहले इस टेबल को देख के जाना है। आज हमने जो बात की है वो पशुपालन पे की, फसलों के उत्पादन पे की है।
ठीक है, अभी ये पूरी अर्थव्यवस्था की जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है, इसका अभी पूरा हुआ नहीं है क्लास, अभी आधी बची हुई है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की एक छोटी सी क्लास थी। तो आज हमने बात की थी कृषि एवं ग्रामीण विकास पे बात की, पशुपालन पे बात की, सार्वजनिक वित्त पे बात की, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान की बात की, जीएसबीए देखा, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान देखा किस सेक्टर का कितना है, और जो टारगेट है 47 में 2047 में जो मध्य प्रदेश विकसित जो मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में जो टारगेट है सेट किए गए हैं कि प्रथम जो सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, सेकंड जो है जो सेकंड क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, उसकी हिस्सेदारी कितनी करनी है, तृतीय क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी कितनी करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये हाल ही में जो ये रोड मैप आया है, जो @47 @MP विकसित 2027 जो रोड मैप जारी किया गया है, ये नया है, 1 नवंबर 2025 को ही आया है, अभी पिछले महीने। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय देखी हमने मध्य प्रदेश की, कर राजस्व देखा, आर्थिक सर्वेक्षण में जो जीएसडीपी थी, जो सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का, वो हमने देखा। तो एक छोटी सी क्लास थी आज, और लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो अगली क्लास होगी वो हमारी आर्थिक सर्वेक्षण की ही जो दूसरी क्लास है वो होगी, और उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पे हम बात करेंगे। कुछ योजनाएं आर्थिक सर्वेक्षण में भी दी गई हैं, ठीक है, मैंने उनको इसलिए यहाँ पे शामिल नहीं किया है क्योंकि हम उसको 2 बार नहीं पढ़ना चाहते। जो योजनाएं हैं उनको हम बाद एक साथ पढ़ लेंगे, जिससे हमें दो चीज़ें रहेंगी कि जो योजना की जो सैद्धांतिक पक्ष है, जैसे कुछ फैक्ट संबंधित होते हैं कि कब लागू हुई, उसका उद्देश्य क्या था, ये चीज़ योजना में नहीं होती है। जो ये आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें ये नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको एक साथ पढ़ लेंगे कि जो उसके खर्चे क्या हुए, योजना को लेकर के बजट कितना एलोकेट हुआ था, वो सब एक साथ ही देख लेंगे, जिससे कि आसानी रहेगी पढ़ने में, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए उनको हमने शामिल नहीं किया है आर्थिक सर्वेक्षण में एक साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, अगली बार किसी कुछ पूछना है? नहीं, बंद करें? चलिए, धन्यवाद।